जरा सोचिए, एक ऐसी आग जो एक दिन या एक हफ्ते नहीं बल्कि पूरे 3 महीने तक जलती रही। आखिर कागज और ताड़पत्रों का वो कितना बड़ा पहाड़ रहा होगा जिसने 90 दिनों तक आग की लपटों को जिंदा रखा। उस आग में आप समझिए सिर्फ पन्ने या स्याही नहीं जल रही थी, बल्कि इंसानियत के सबसे कीमती, सबसे नायाब ख्याल जलकर राख हो रहे थे। वो जो धुआं उठ रहा था ना, वो सिर्फ धुआं नहीं था, वो उस विरासत की राख थी जिसने पूरी दुनिया को सोचना सिखाया था। ये एक सबूत था भारत के विश्व गुरु होने का, जिसे बड़ी बेरहमी से आग के हवाले किया जा रहा था। लेकिन ये कहानी उस राख की नहीं है। इस कहानी की शुरुआत अंत से नहीं बल्कि शुरुआत से होती है। ये उस सपने की कहानी है जो आग लगने से भी 700 साल पहले देखा गया था। एक ऐसा सपना जिसने दुनिया को सिखाया कि तलवार की धार में उतनी ताकत नहीं होती जितनी कलम की स्याही में होती है। तो चलिए इतिहास की इस राख को जरा हटाते हैं और उस सच को खोजते हैं जो सदियों से इस धुएं में कहीं छिपा हुआ है। नालंदा को ठीक से समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, 5वीं सदी में। सोचिए, एक तरफ भारत में गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग चल रहा था और दूसरी तरफ यूरोप डार्क एजेस यानी अंधकार युग में डूबा हुआ था। रोम बिखर चुका था और वहां लोग बीमारी को जादू टोना मान रहे थे। ठीक उसी वक्त भारत में एक ऐसा शहर बसाया जा रहा था जहां का राजा कोई इंसान नहीं बल्कि ज्ञान होने वाला था। ये जो नींव रखी जा रही थी, ये किसी किले या आलीशान महल की नहीं थी। ये तो सम्राट कुमारगुप्त का एक सपना था, एक ऐसा शहर बनाने का जहां ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति हो और तर्क ही कानून। और उस शहर का नाम रखा गया नालंदा। ये नाम अपने आप में ही एक मंत्र जैसा है। संस्कृत में नालम का मतलब होता है कमल, जो ज्ञान का प्रतीक है, और दा का मतलब है देना। यानी नालंदा का मतलब था ज्ञान का वो स्रोत जो कभी नहीं रुकता, जो हमेशा देता रहता है। अब जरा इसकी विशालता की कल्पना कीजिए। एक ही छत के नीचे एक ही समय में 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, और इन 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए मौजूद थे 2,000 शिक्षक। अब जरा इस रेशियो पर गौर कीजिए, हर 5 स्टूडेंट्स पर एक टीचर, मतलब 5:1। आज की तारीख में हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज भी बस इस रेशियो का सपना ही देख सकती हैं। ये उस जमाने का गूगल था एक तरह से, जहां दुनिया के हर सवाल का जवाब मिलता था। तो चलिए इस महान यूनिवर्सिटी के दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं और देखते हैं कि यहाँ की जिंदगी आखिर थी कैसी। देखिए, नालंदा में एडमिशन लेना कोई बच्चों का खेल नहीं था। मेन गेट पर कोई सिपाही या गार्ड नहीं, बल्कि उस समय के सबसे बड़े विद्वानों में से एक द्वारपाल खड़ा होता था, और अंदर जाने की एक ही शर्त थी, उसे शास्त्रार्थ यानी एक डिबेट में हराना पड़ता था। ये शायद इतिहास की सबसे मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम थी। चीनी यात्री हुएनसांग ने लिखा है कि 10 में से 7 या 8 लोग तो इसी दरवाजे से निराश होकर लौट जाते थे। सोचकर देखिए उन स्टैंडर्ड्स के बारे में जहां फेल होने का रेट 80% था। और यहाँ का सिलेबस तो और भी हैरान करने वाला था। यहाँ हेतु विद्या यानी लॉजिक पढ़ाया जाता था, ताकि हर चीज पर सवाल उठाया जा सके। और सबसे बड़ी बात, यहाँ वेदों के साथ साथ नास्तिकता यानी एथीइज्म और सांख्य दर्शन की भी पढ़ाई होती थी। नालंदा का सीधा सा मानना था कि सच तक पहुंचना है तो हर विचार के समुंदर में डुबकी लगानी ही होगी। लेकिन कहते हैं ना, रोशनी जितनी तेज होती है, परछाई उतनी ही गहरी होती है। नालंदा की ये शान, उसका ये खुलापन कुछ लोगों की आंखों में बुरी तरह चुभ रहा था। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है बख्तियार खिलजी की। ये कहानी किसी जंग की नहीं है, ये एक जख्मी अहंकार के बदले की कहानी है। साल 1193 के आसपास बख्तियार खिलजी एक ऐसी बीमारी की चपेट में आ गया जिसने उसे बिल्कुल लाचार कर दिया। उसके सारे शाही हकीम सब फेल हो गए। तब किसी ने उसे सलाह दी कि नालंदा के आयुर्वेद प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र से इलाज कराओ। ये सुनते ही खिलजी का ईगो हर्ट हो गया। उसने शर्त रख दी, मैं किसी काफिर के हाथ से बनी दवा नहीं खाऊंगा, मुझे बिना दवा खिलाए ठीक करो, वरना मौत के लिए तैयार रहो। अब ये एक तरफ विज्ञान था और दूसरी तरफ अज्ञानता। आचार्य राहुल श्रीभद्र ने खिलजी की साइकोलॉजी को समझा। उन्होंने उसे पढ़ने के लिए एक कुरान दी जिसके पन्नों के कोनों पर एक बेस्वाद दवा का लेप लगा हुआ था। खिलजी जब भी पन्ने पलटने के लिए अपनी उंगली को जीभ से लगाता,
थोड़ी सी दवा उसके शरीर में चली जाती और देखते ही देखते वो बिल्कुल ठीक हो गया। पर जब खिलजी को ये सच्चाई पता चली तो उसके दिल में शुक्रिया नहीं बल्कि जलन की आग भड़क उठी। वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाया कि एक हिंदुस्तानी का ज्ञान उससे बेहतर कैसे हो सकता है। उसे लगा कि ये ज्ञान, ये बुद्धिमानी उसकी सत्ता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और उसने फैसला किया कि वो इस ज्ञान की जड़ को ही उखाड़ फेंकेगा। उस रात खिलजी ने जो फैसला लिया, उसने उसे इंसान से हैवान बना दिया। उसने तय किया कि वो नालंदा को मिटा देगा। अगली ही सुबह खिलजी की फौज नालंदा पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ी। वहां कोई सेना नहीं थी, सिर्फ निहत्थे छात्र और भिक्षु थे। पारसी इतिहासकार मिन्हाज सिराज लिखते हैं कि तलवारें सिरों को ऐसे काट रही थीं जैसे कोई किसान खेत में फसल काटता है। ये कोई जंग नहीं थी, ये एक तरफा कत्लेआम था। इसके बाद खिलजी अपनी खून से सनी फौज के साथ पहुंचा धर्मगंज के सामने। धर्मगंज यानी नालंदा की महान लाइब्रेरी। इसमें 9 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां थीं और इसकी मेन बिल्डिंग 9 मंजिला ऊंची थी। खिलजी ने बस एक हुक्म दिया, जला दो इसे, और वो आग 90 दिनों तक जलती रही। उस धुएं में सिर्फ कागज नहीं जल रहा था, उसमें जल रहा था आर्यभट्ट का वो गणित जो शायद न्यूटन से सदियों पहले ग्रेविटी को समझ चुका था। उसमें नागार्जुन की केमिस्ट्री और सुश्रुत की सर्जरी की वो तकनीकें जल रही थीं। वो भविष्य जल रहा था जो भारत को दुनिया से 1000 साल आगे ले जा सकता था। खिलजी ने इमारतों को तो जला दिया, लेकिन वो एक बात भूल गया, विचारों को मारा नहीं जा सकता। विचार तो फीनिक्स पक्षी की तरह होते हैं जो अपनी ही राख से दोबारा जन्म लेते हैं। लगभग 800 साल तक नालंदा की कहानी खामोशी में दबी रही। फिर 19वीं सदी में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसके खंडरों को फिर से दुनिया के सामने रखा। 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसे फिर से जिंदा करने का सपना देखा और आखिरकार 2014 में नए नालंदा विश्वविद्यालय ने अपने दरवाजे खोल दिए। नालंदा का ये पुनर्जन्मना हम सबको एक सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। बख्तियार खिलजी तो कब का मर गया, ठीक है, लेकिन क्या उसकी सोच, उसकी विचारधारा भी मर गई? वो मानसिकता जो कहती है कि अगर कोई विचार समझ ना आए तो उसे खत्म कर दो, क्या वो सोच आज भी हमारे आसपास जिंदा नहीं है? नालंदा का खंडर हमारे लिए एक चेतावनी है। ये हमें बताता है कि ज्ञान को बनाने में सदियां लगती हैं, लेकिन उसे मिटाने के लिए सिर्फ एक पल का पागलपन ही काफी है। असली नालंदा ईंट गारे की बिल्डिंग में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में बसता है। सवाल बस ये है कि क्या हमारे दिमाग के दरवाजे उस ज्ञान के लिए हमेशा खुले हैं?